नमस्कार। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की विज्ञान में हमने प्रथम अध्याय यानी भोजन और मानव स्वास्थ्य के 2 चैप्टर पढ़ ली। पाठ का नाम है भोजन वह मानव स्वास्थ्य। इसमें हमने 2 पार्ट में भोजन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आगे पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। किसके बारे में? मानव स्वास्थ्य के बारे में। मानव स्वास्थ्य के बारे में। मानव स्वास्थ्य यानी क्या है? ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में हम 4 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। कितने टॉपिकों के बारे में? 4। नंबर 1 पहला टॉपिक है जल। नंबर 2 टॉपिक रहेगा हमारा मोटापा। और नंबर 3 टॉपिक रहेगा रक्तचाप। कौन सा? रक्तचाप। और नंबर 4 रहेगा नशीले वह मिलावटी पदार्थ। यानी सबसे पहले रहेगा जल, मोटापा, रक्तचाप, नशीले और मिलावटी पदार्थ। अब बात करते हैं जल की। किसकी? जल। तो सबसे पहले विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें समझना चाहिए कि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। यानी 2 हाइड्रोजन के अणु तथा 1 ऑक्सीजन के अणु से मिलकर कौन बना है? जल। दूसरी जल की विशेषता है कि जल इस प्रकृति में पाया जाने वाला एकमात्र पदार्थ या एकमात्र द्रव्य है जो क्या किया जाता है? तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाएं कौन सी? ये गैस के रूप में वाष्प के रूप में गैस अवस्था में। उसके बाद द्रव में क्या होता है? पानी खुद। उसके बाद ठोस में बर्फ। सामान्य जल को बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो वाष्प में बदल जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा करोगे यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करोगे तो ये ठोस में, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करोगे तो ये किस में हो जाएगा? ये गैस में बदल जाएगा। यानी इसका रासायनिक सूत्र H2O प्रकृति में पाए जाने वाला एकमात्र द्रव्य जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये 2 बात होगी इसकी। तीसरा क्या करता है? तीसरा याद रखना, एक व्यक्ति डेली कितने पानी का उपयोग करता है? औसतन 8 से 10 गिलास पानी का क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है। उसके बाद जल का सबसे अच्छा उपयोग है कि जल उपापचय क्रियाएं, पाचन, श्वसन आदि क्रियाओं में उपापचयी क्रियाओं में क्या करता है? जल उपापचयी क्रियाओं में क्या करता है? विलायक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विलायक यानी घोलने का कार्य करता है। प्रकृति में पाया जाने वाला एकमात्र द्रव्य जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र H2O। एक व्यक्ति डेली 8 से 10 गिलास जल का उपयोग करता है। उसके बाद ये उपापचय क्रियाओं में विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये पढ़ लिया हमने। आगे हम पढ़ेंगे कि हम जो जल पीते हैं ना, पीने योग्य जल के गुण। पीने योग्य जल के क्या गुण?
पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले हमें पता है कि दृश्यमान, कैसे? दृश्यमान यानी दिखने वाले कण नहीं होने चाहिए। उसके बाद कोई वनस्पति के टुकड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, वनस्पति के टुकड़े नहीं होने चाहिए। तीसरा, उस जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। ये तीसरी बात, उसमें क्या नहीं होने चाहिए? हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। उसके बाद जल का पीएच क्या होना चाहिए? 4 नंबर है जल का पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच होता है कि अम्ल की अम्लता या क्षार की क्षारीयता, यानी कोई अम्ल या क्षार कितना दुर्बल या प्रबल है इसका पता लगाने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल। तो जल का पीएच क्या होना चाहिए? संतुलित, यानी शुद्ध जल ना तो अम्लीय होना चाहिए न ही क्षारीय, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका जो न ही अम्लीय है न ही क्षारीय, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है? उदासीन कहलाती है। तो जल भी एक उदासीन वस्तु है और उदासीन वस्तुओं के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। तो जल का पीएच संतुलित, संतुलित यानी कितना होना चाहिए? लगभग 7 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद ये 4 नंबर, 5 नंबर O2 की मात्रा पर्याप्त हो, यानी जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो? पर्याप्त मात्रा हो, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो। ये पीने योग्य जल के गुण तो दृश्यमान कण नहीं हो, वनस्पति के टुकड़े नहीं हो, हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं हो, पीएच संतुलित हो, O2 की मात्रा क्या हो? पर्याप्त हो, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो? पर्याप्त घुली हुई हो। ये हो गए पीने योग्य जल के गुण। अब तो शुद्ध जल पीने के लाभ क्या है? शुद्ध जल पीने के लाभ, यानी ऐसे क्या कारण है कि हम जल ग्रहण करते हैं ये हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार है? तो जल के लाभ क्या है? तो पहला लाभ है शरीर से क्या करता है? ये जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है, यानी हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करने में क्या है? हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करने में सहायक है। हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करने में क्या है? सहायक है। उसके बाद अगला है कि पानी पीने से, पर्याप्त पानी पीने से शरीर की सुस्ती और क्या होती रहती है? शरीर की ऊर्जा बनी रहती है, यानी शरीर हमेशा क्या रहेगा? सुस्त रहेगा और ऊर्जावान रहेगा, थकावट महसूस नहीं होगी। उसके बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी शरीर को रोगों से क्या करता है? बचाता है। पानी पीने से, प्राप्त पानी पीने से रेशों की आपूर्ति होती है। भोजन का एक घटक है खाद्य रेशे, उस खाद्य रेशे की क्या होती है? पूर्ति होती है। उसके बाद अगला है बीमारियों का खतरा क्या रहेगा? कम। उसके बाद पियोगे तो पथरी बनने का खतरा कम, शरीर में पथरी बनने का खतरा क्या रहेगा? कम। और ये तो बता दिया उस उत्सर्जन कार्यों में क्या है? सहायक है। हानिकारक पदार्थों के निष्कासन में क्या है? सहायक है। नंबर 1। नंबर 2, शरीर की चुस्ती और ऊर्जा क्या रहती है? शरीर की चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है।
उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पर्याप्त पानी पीने से खाद्य रेशों की पूर्ति होती है। उसके बाद के शरीर में पथरी बनने की संभावना क्या होती है, कम होती है पर्याप्त पानी से। ये हो गए पहले, सबसे पहले पानी के गुण, उसके बाद पानी के लाभ, और उसके बाद पीने योग्य नहीं कौन से पानी के दूषित पानी के दुष्परिणाम, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, यानी दूषित पानी के क्या है दुष्परिणाम, यानी क्या बुरे परिणाम होते हैं अगर आप गंदा पानी पियोगे तो। गंदा पानी पीने से क्या परिणाम होते हैं, तो सबसे पहले दूषित जल कहते किसे है, तो फिक्स है वो जल जिसका पीएच संतुलित नहीं हो, जिसमें दृश्यमान कण हो या वनस्पति के टुकड़े उपस्थित हो, वो क्या कैसा जल कहलाता है, दूषित जल कहलाता है। कैसा जल, दूषित जल। सबसे पहले दूषित जल पीने से विशेष प्रकार के रोग जैसे हैजा, पेशिश, उसके बाद टाइफाइड, और एक पल्लू, और क्या हो सकता है पीलिया, ये रोग हो सकते हैं किसके कारण, दूषित जल पीने के कारण। उसके बाद एक रोग है जिसको बोलते हैं नारू या बाला रोग, नारू या बाला रोग हो सकता है किस कारण, दूषित जल पीने के कारण। अब के दूषित जल पीने के कारण कौन सा रोग होता है, बाला या कौन सा रोग, नारू रोग। तो सबसे पहले बाला या नारू रोग के किसका नाम, रोग जनक का नाम पूछा जाएगा परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, बाला या नारू रोग के रोग जनक का क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, इसका नाम है ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस। क्या नाम है, ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस। किसका, बाला या नारू रोग के रोग जनक का नाम। याद रखना, उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 2000 के बाद कोई रोगी नहीं मिला है इस रोग, यानी इसका ये रोग पूर्ण रूप से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब पूरे पढ़ लिया जल के बारे में। अगला टॉपिक रहेगा हमारा मोटापा। कौन सा, मोटापा। तो सबसे पहले मोटापा किस वजह से होता है, तो मोटापा होता है अत्यधिक वसा के जमाव के कारण। शरीर में अत्यधिक वसा के जमाव के कारण क्या होता है, मोटापा होता है। दूसरा, मोटापा क्या करता है, मोटापा व्यक्ति की संभावित आयु को कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। अब मोटापे को मापने की इकाई होती है BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी में शरीर मास यानी भार, इंडेक्स यानी
सूचकांक यानी शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक क्या होता है? तो बीएमआई होता है शरीर का भार किस में होना चाहिए? केजी में। और व्यक्ति की ऊंचाई किस में होनी चाहिए? मीटर स्क्वायर। किस में होनी चाहिए? मीटर स्क्वायर में। भार होना चाहिए व्यक्ति का जितना भार है वो तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात यानी भार बटे ऊंचाई। तो अब इसका मात्रक पूछा जाए कि बीएमआई का मात्रक क्या है, तो आप लिख दोगे भार का मात्रक दे रखा है केजी प्रति और ये मीटर स्क्वायर। तो बीएमआई का मात्रक क्या है? केजी प्रति मीटर स्क्वायर। अब दो बातें याद रखनी है। जब बीएमआई का मान 25 केजी मीटर स्क्वायर हो तो मोटापा क्या होगा? पूर्व स्थिति पर होगा। क्या होगा? पूर्व स्थिति, यानी उसे वापस लाया जा सकता है या घटाया, मोटापा कम किया जा सकता है। लेकिन जब बीएमआई का मान कितना हो जाए? 30 केजी मीटर स्क्वायर, तब क्या हो जाता है? मोटापा होता है। यानी 25 या 24 हो तो कोई व्यक्ति 24 केजी के लगभग हो तब को व्यक्ति को मोटापा नहीं कर, उस व्यक्ति को मोटापा नहीं कर सकते। 25 होने पर मोटा प्रारंभ होता है यानी उसकी पूर्व स्थिति होती है। लेकिन 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर होने पर मोटापा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब बीएमआई के बारे में पढ़ लिया। अब मोटापे से व्यक्ति के मोटापे के सबसे पहले मोटापे के कारण क्या है? तो मोटापे का पहला कारण है मोटापे का पहला कारण, नंबर 1 कारण ऊर्जा के सेवन। यानी व्यक्ति जितनी ऊर्जा का क्या करता है? सेवन, यानी ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा ऊर्जा के क्या? उपयोग। ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग में क्या है? असंतुलित, यानी ऊर्जा का सेवन अधिक करेगा और उपयोग क्या करेगा? कम। यानी ऊर्जा के सेवन तथा उपयोग में असंतुलन के कारण क्या उत्पन्न होता है? मोटापा। उसके बाद नंबर 2 कि ज़्यादा चर्बी युक्त भोजन करेगा तो ज़्यादा चर्बी युक्त भोजन, अधिक चर्बी युक्त भोजन। नंबर 3 कारण है स्तर जीवन यापन, यानी व्यक्ति का जीवन यापन कैसा होता है? स्तर, यानी एक जगह बैठा रहता है पूरा दिन तो क्या हो सकता है? मोटापे की स्थिति हो सकती है। उसके बाद चर्बी जमा हो जाती चर्बी युक्त भोजन से। उसके बाद चौथा एक ग्रंथि है जिसको बोलते हैं आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। आउटू या थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियाशीलता यानी इसकी क्रियाशीलता कम होगी। आउटू या थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता कम होगी तब भी मोटापा बढ़ेगा। ये 3-4 मोटापे के क्या थे? कारण थे। अगला है मोटापे की क्या है? हानियाँ। मोटापे की हानियाँ। अगर मोटापा हो गया तो क्या हानि है? मोटापा हो जाता है तो हानि क्या है? तो सबसे पहले हानि है बीपी बढ़ेगी। बीपी बढ़ेगी। बीपी यानी रक्तचाप का क्या करना? बढ़ना। रक्तचाप का बढ़ना, नंबर 1। नंबर 2 हृदयघात यानी हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से क्या हो जाता है? ग्रसित या हार्ट अटैक की क्या हो जाती है? संभावना। नंबर 3 श्वसन संबंधित रोग होगा। श्वसन संबंधित रोग होने की क्या होगी? संभावना। उसके बाद नंबर 4 नींद में क्या आएगी? समस्या, निद्रा संबंधित समस्याएं। ये बस। उसके बाद कार्य क्षमता तो कम हो ही जाती है। आगे अगला टॉपिक है रक्त
चाप, जिसे क्या कहते हो, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, बीपी या ब्लड प्रेशर। बीपी क्या है? बीपी है रक्त वाहिनियों में रक्त के बढ़ते दबाव के कारण, या जो जैसे ये एक रक्त वाहिनी है, इस रक्त वाहिनी में ये इसके अंदर क्या जा रहा है, रक्त। तो ये रक्त क्या करेगा, रक्त वाहिनियों पर ये कुछ दबाव डालेगा, और यही दबाव क्या है, यही दबाव है रक्तचाप या रक्त दाब। रक्तचाप या रक्त दाब यानी रक्त वाहिनियों में बढ़ते रक्त प्रवाह द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर, यानी रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर क्या किया, डाला गया दाब यानी बहते रक्त द्वारा, यानी शरीर में चलते रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। उसके बाद रक्त दाब को सबसे पहले परिभाषित किया था एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है कापलन। क्या नाम है, काप्टन या कापलन वैज्ञानिक। कापलन वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1983 में, कब, 1983 में सबसे पहले ये किसमें मापा, घोड़ों में रक्तचाप मापा। किसमें मापा, घोड़ों में रक्तचाप मापा। और कापलन ने सबसे पहले रक्तचाप को क्या किया, परिभाषित किया, और सबसे पहले रक्तचाप का मापन किसमें किया, घोड़ों में किया। रक्तचाप का घोड़ों में मापन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हेल्स, और परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कापलन। उसके बाद रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम, किसका नाम, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कहलाता है स्पाइग्नोमैनोमीटर। हिंदी में कहे तो रक्तचाप मापी। अगला है कि एक सामान्य व्यक्ति का बीपी यानी रक्तचाप कितना होता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो उसका रक्तचाप होता है 80। तो 120/80 क्या है, तो 120 यानी ये ऊपर वाली संख्या बताती है जब रक्त मांसपेशियों में या रक्त वाहिनियों में चलता है, जब हृदय द्वारा इसे पंप किया जाता है, तो उस समय ये संकुलन की स्थिति, कौन सी स्थिति, संकुलन की स्थिति में रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब डालता है वो क्या कहलाता है, उस दाब को बोलते हैं सिस्टोलिक दाब। कौन सा दाब, सिस्टोलिक। और यह जब संकुचन के बाद स्थिति आती है कौन सी, शिथिलन की स्थिति। कौन सी स्थिति, तो ये शिथिलन की स्थिति में दाब है, और इस शिथिलन की स्थिति में दाब को बोलते हैं डायस्टोलिक। कौन सा, डायस्टोलिक। कौन सा, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक 120/80 या संकुलन के समय दाब बटे शिथिलन के समय दाब। उसके बाद है